बताएंगे भाषा क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। भाष का मतलब होता है विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना। अच्छा, ये धातु क्या होती है? अगर आप धातु के बारे में नहीं जानते हैं तो ये संस्कृत भाषा के क्रियापद होते हैं। जैसे हिंदी में हमारी क्रियाएं होती हैं, इंग्लिश में हम वर्ब बोलते हैं, और संस्कृत भाषा में इन्हीं क्रियापद को हम धातु कहते हैं। अब भाष धातु का अर्थ होता है विचार प्रकट करना। तो बात आती है विचार क्या होते हैं। तो विचार के बारे में हम जरा से जानेंगे। विचार एक अध्वन्यात्मक इकाई होती है। विचार एक अध्वन्यात्मक इकाई है। अब ये अध्वन्यात्मक क्या है, इसका जब हम शाब्दिक खंडन करते हैं तो निकल के आता है आ प्लस ध्वनि प्लस आत्मक। ये आपका एक हिंदी का उपसर्ग है। ये क्या है? उपसर्ग है, जिसका मतलब होता है नहीं। अर्थात आ का अर्थ हम निषेधात्मक रूप में लेते हैं, यानी कि नहीं। अर्थात आत्मा में उठने वाले ऐसे विचार, ऐसी ध्वनियां, ऐसे विचार जिसमें ध्वनियां ना हो। हमारे मन के विचार जिसमें कोई ध्वनियां ना हो तो क्या कहलाते हैं? विचार कहलाते हैं। अब बात आती है विचार प्रकट करना, या हम इसी को कहते हैं विचार विमर्श करना। कुछ भी आपको दे सकता है। या विचारों का आदान प्रदान करना, विचारों का आदान प्रदान करना। ये सब आपस में पर्याय शब्द होते हैं, आप इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो थी भाषा से संबंधित चीजें। अब बात आती है भाषा है क्या चीज, भाषा क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। थोड़ा से यहीं पे देख लेते हैं। भाषा, अगर हम बात करें कि भाषा क्या है, तो भाषा एक साधन है, साधन या माध्यम हम कह सकते हैं इसको। अब ये किसका साधन, किसका माध्यम? तो एक या एक से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता है, विचारों का विचार विमर्श होता है। फिर यहाँ पे हम एक या अधिक व्यक्तियों के बीच, ये जो हमारा विचारों का आदान प्रदान होता है, विचार विमर्श लिख लीजिए, उसी का ये क्या है? आपका साधन या माध्यम होता है। यानी कि एक या एक से अधिक व्यक्तियों के बीच, किसी अन्य व्यक्तियों या अधिक व्यक्तियों के बीच जो विचारों का आदान प्रदान होता है, विचार विमर्श होता है, उसी का भाषा क्या होती है? माध्यम होती है। अब हम इसको देखते हैं कि भाषा को परिभाषित कैसे कर सकते हैं, इसकी परिभाषा क्या हम बना सकते हैं। एक या अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों के आदान प्रदान या विचार विमर्श का माध्यम या साधन है। भाषा की परिभाषा क्या हो सकती है कि एक या अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों के आदान प्रदान या विचार विमर्श का माध्यम या साधन होती है।
अब इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम जान लेते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है, विशेषताएं क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहली चीज आती है, भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है। क्या है? अर्जित संपत्ति। अर्जित संपत्ति। फिर दूसरी अगर इसकी हम प्रॉपर्टी विशेषता की बात करें तो यह एक सामाजिक प्रक्रिया भी होती है। सामाजिक प्रक्रिया होती है। फिर बात आती है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। अंतिम स्वरूप नहीं होता है। अच्छा, भाषा का अंतिम स्वरूप तो नहीं होता है, लेकिन भाषा परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील होती है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि कोस कोस पे पानी बदले, चार कोस पे बानी। तो इसका मतलब यही होता है कि ये क्षेत्रों के माध्यम से ये बदलती रहती है। किसी क्षेत्र में कोई और भाषा बोली जाती है, किसी अन्य क्षेत्रों में दूसरी भाषा बोली जाती है। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट समझ में आती है ये इसकी विशेषता कि किसी भी भाषा का एक मानक स्वरूप होता है। मानक स्वरूप होता है। अर्जित संपत्ति कहने से हमारा आशय यह है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज में जन्म लेता है तो वह उस समाज की जो भी भाषा होती है वह भाषा अपने आप वो सीख जाता है। यानी कि माँ से ही वो भाषा जो उसकी मातृभाषा होती है वह अपनी माँ के द्वारा ही भाषा को अर्जित कर लेता है। सामाजिक प्रक्रिया से कहने का आशय यह है कि व्यक्ति समाज में रह करके जो भाषा ग्रहण करता है वही उसकी सामाजिक प्रक्रिया हो जाती है कि समाज में रह करके जो भाषा सीखी जा सकती है। अंतिम स्वरूप नहीं होने का मतलब यह है कि हम जानते हैं कि आज हम जो हिंदी आधुनिक हिंदी प्रयोग में लाते हैं, ये हिंदी हमारी प्राचीन समय से ही जरूर तो ऐसे ही नहीं बोली जाने लगी। धीरे धीरे उसका स्वरूप बदला और आज जो स्वरूप है जरूरी नहीं है कि यही स्वरूप आने वाले समय में भी हो। इसका बदलाव होता रहता है, परिवर्तनशील होती है और भाषा का अपना एक स्टैंडर्ड या मानक स्वरूप होता है। इसका एक मानक व्याकरण होता है। तो ये तो रही बात भाषा से संबंधित कुछ बातें हमने शेयर की आप सबके माध्यम से। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा क्या होती है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले हम इसकी उत्पत्ति को देखते हैं। आपको पता होगा कि मध्य एशिया प्राचीन समय में मध्य एशिया में एक आर्य जनजाति निवास करती थी। कौन सी जनजाति? आर्य जनजाति। ये व्यापारिक उद्देश्य से कुछ गुट इनका यूरोप की तरफ चला जाता है और एक गुट ईरान, आधुनिक ईरान, जिसका हम प्राचीन समय में देखें तो इसको फारस या पर्सिया नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ की जनजातियां व्यापारिक उद्देश्य से कुछ यूरोप साइड गई और कुछ ईरान साइड में आ गई। अब ईरान से आपको पता है कि भारत एक सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश था प्राचीन समय में। तो यहाँ पे एक सिंधु नदी पड़ती है। सिंधु नदी को पार करके ईरान से होती है ये लोग भारत में पहुंचते हैं। तो अब ये जो ईरान आए थे ये लोग, तो इनकी जो डिक्शनरी होती थी या हिंदी में कह लें हम शब्दकोश, तो इनके शब्दकोश में स वर्ण का उच्चारण स वर्ण ही नहीं था। ये लोग स वर्ण का उच्चारण हा के रूप में करते थे। तो ये सिंधु नदी का उच्चारण हिंदू नदी के नाम से करने लगे। अर्थात हिंदू नदी के उस पार रहने वाले लोग क्या कहलाए? हिंदुवासी। और यहाँ के बोलने वाले लोग, यहाँ के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा थी वो हमारी हिंदी बनकर आई।
ये तो था हिंदी का नामकरण कि हिंदी कैसे बनी, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आप सबसे कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हमने अभी यहाँ से देखा कि ये लोग फारस होते हुए यहाँ से आए, तो ये हिंदी आपका जो निकल के आई ये एक फारसी भाषा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है ये, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। फिर बात आती है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि ये हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो हम जरा से भाषा परिवार के बारे में जान लेते हैं कि भाषा परिवार क्या है और हिंदी कैसे भारत की भाषा परिवार भारतीय। देखेंगे हिंदी आपसे पूछा जाता है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, आपका आंसर होगा भारोपीय। भारोपीय अर्थात भारत प्लस यूरोप, इन दोनों स्थानों की भाषा को मिलाकर के हमारी निर्मित हुई है भारोपीय भाषा। तो हिंदी किस भाषा परिवार, किस परिवार की भाषा है, तो भारोपीय परिवार की। अब बात आती है इंडिया में, हमारे भारत में और अन्य भाषा परिवार भी की भाषाएं भी बोली जाती हैं, हम उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो आती है, सबसे सर्वाधिक बोली जाने वाला भाषा परिवार क्या है, भारोपीय। दूसरे नंबर पे आता है द्रविड़। अच्छा, ये द्रविड़ जो भाषा परिवार है ये कहाँ पे बोला जाता है, तो ये दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं, दक्षिण भारत में बोली जाने वाली जो भी भाषाएं हैं और द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, तुलु आदि जो भाषाएं हैं ये सब द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। और अन्य बहुत सारी भाषाएं हैं, भाषा परिवार हैं, देख लेते हैं। एक आता है सिनो तिब्बत, हालांकि अभी तक इनसे कोई विशेष क्वेश्चन नहीं बना है। ऑस्ट्रो एशियाटिक, फिर एक आता है ताई कड़ाई। ये सभी भाषा परिवार की भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। ये कुछ इसके भाषा परिवार थे। अब हम बात करते हैं हिंदी का विकास क्रम, यानी हिंदी का विकास कैसे हुआ। आज हमारी जो आधुनिक हिंदी है, प्राचीन भाषा से आज उभर कर जो आई है, तो उसका विकास क्रम क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि उसका कैसे विकास हुआ, कैसे आज हम आधुनिक हिंदी तक पहुंचे हैं। संस्कृत थी, उनकी जो मूल भाषा थी संस्कृत थी। संस्कृत को हम और अन्य नामों से जानते हैं, जैसे आर्य भाषा। आर्य भाषा किसने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने संस्कृत को आर्य भाषा नाम से संबोधित किया था। दूसरी बात आती है, इसे आदि जननी भाषा भी कहा जाता है। आदि जननी या मूल भाषा, कहीं भी अगर हम मूल भाषा का जिक्र करेंगे तो हमारी कौन सी भाषा होगी, संस्कृत। इसी संस्कृत भाषा से ही अन्य सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। संस्कृत के बाद आता है आपका वैदिक संस्कृत। कौन सी, वैदिक संस्कृत। फिर आपकी आती है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद पाली, फिर प्राकृत। प्राकृत के बाद आता है आपका अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद अवहट्ट। अवहट्ट के बाद में हमारी हिंदी आ जाती है। अब यहाँ हिंदी के भी 3 रूप आपको दिखाई देंगे, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। तो इनको जरा से हम इनका समय देख लेते हैं। तो हमें पता है कि आर्यों का आगमन कब हुआ था, 1500 ईसा पूर्व के आसपास में। तो इनका जो कार्यकाल होगा 1500 से ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक इसका समय माना जाता है। लौकिक संस्कृत का समय माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। पाली संस्कृत
पाली भाषा जो थी उसका माना जाता है 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक माना जाता है। प्राकृत प्रथम शताब्दी से लेकर के 500 ईस्वी तक। अभी तक हमारा ईसा पूर्व चल रहा था, लेकिन अब प्रथम शताब्दी के बाद ईस्वी में हम आ जाएंगे। अपभ्रंश का जो समय माना जाता है 500 ईस्वी से 900 ईस्वी तक। अवहट है आपका 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। उसके बाद हमारी हिंदी आ जाती है। हिंदी के भी 3 रूप हमको देखने को मिलते हैं। हिंदी के भी 3 रूप हमें देखने को मिलेंगे। पहला प्राचीन हिंदी, जिसका समय 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक माना जाता है। फिर उसके बाद आती है मध्यकालीन हिंदी। इसका समय 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक माना जाता है। और आधुनिक हिंदी 1850 से ईस्वी से लेकर के अब तक हमारी मानी जाती है। अब बात करते हैं वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में हमारे जो वेद पुराण उपनिषद आदि होते थे उनकी रचना की गई है। लौकिक संस्कृत में रामायण महाभारत से संबंधित जो भी रचनाएं हुई हैं वो सब लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आती हैं। पाली भाषा की बात करें तो ये बौद्ध साहित्य, जो भी बौद्ध साहित्य हमारे लिखे गए हैं उनकी रचना किसमें हुई है? पाली भाषा में। बौद्ध साहित्य में जैसे 3 त्रिपिटक आता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इनकी रचना पाली भाषा में की गई है। प्राकृत की बात करें तो जो जैन साहित्य जिसे हम आगम के नाम से जानते हैं, इनकी रचना प्राकृत भाषा में हुई है। उसके बाद इन्हीं का परिवर्तित रूप धीरे धीरे अपभ्रंश में आता है। फिर अपभ्रंश से अवहट से आज हमारी हिंदी तक हम पहुंचते हैं। अपभ्रंश में 3-4 अपभ्रंश आपको इम्पोर्टेंट मिलेंगे। अपभ्रंश के भी कई स्वरूप होते हैं। जैसे आपका आता है मागधी अपभ्रंश, शूरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश या खस अपभ्रंश। यही सब आपके ये अपभ्रंश के प्रकार होते हैं। अपभ्रंश एक क्वेश्चन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं बता दे रहा हूं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक क्वेश्चन। अपभ्रंश का वाल्मीकि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ये स्वयंभू को बोला जाता है। स्वयंभू ये इनकी एक रचना है। स्वयंभू एक राम काव्य है इनका, पउमचर्यू। ऐसे करके है आपका। तो ये तो था हमारा संस्कृत से आज की हिंदी तक का कार्यकाल और विकास। धन्यवाद। आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।